या सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमें कहा है if bromine atom is available in the form of say two isotopes 35 bromine 79 which is present in 49.7% and 35 bromine 81 which is present in 50.3%. Calculate the average atomic mass of bromine atom. ठीक है, इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास एक ब्रोमीन एटम है और इसके दो आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं ये मैंने आज के लेक्चर में आपको भेजा था, देखा आपने? या सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? सर देखा जो था आइसोटोप्स, मेरे को आइडिया है बट या आई कांट एक्सप्लेन क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आता। ओके, बट कुछ तो आइडिया होगा उनमें क्या सिमिलर होता है, क्या डिफरेंट होता है? हाँ मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, चलिए, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एक टॉपिक था। ठीक है, एंड काफ़ी इजी सा टॉपिक है, एक बार फिर से पढ़ के देखना इफ़ यू डोंट नो। बहुत ही सिमिलर सी, बहुत ही इजी सी उसकी डेफिनेशन है। आइसोटोप्स वो होते हैं जो कि सेम एलिमेंट्स के ही होते हैं, यानी कि सेम एलिमेंट्स में जब सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि वो आइसोटोप्स होते हैं। एंड आइसोबार्स में ये होता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उनमें जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होते हैं लेकिन जो उनके मास नंबर्स है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोबार्स। सो ब्रोमीन, जो ब्रोमीन एटम है उसके दो आइसोटोप्स हैं, ये दोनों आइसोटोप्स मैंने आपको बताए। तो हमें बताना है कि इस ब्रोमीन एटम में इनका इंडिविजुअली कितना एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे ब्रोमीन एटम में 35 Br79 का मास कितना है और 35 Br81 का मास कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। यहाँ देखो, एटॉमिक मास हमें दिया है 49.7%। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम ये 79 वाले का, ठीक है, ये आपके पास 79 वाला है, ये ये 79 है। ठीक है, और ये आपके पास 49.7% है। ठीक है, अब ये जो 79 है ये एक्चुअल में क्या है, ये 79 है आपका मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, और ये जो नीचे दिया हुआ है 35, ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो हम 79 को कंसिडर करेंगे, 35 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमसे एटॉमिक मास पूछा है, एटॉमिक मास ऊपर वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 49.7% ऑफ 79। ठीक है, तो इसके लिए जब हम नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेशन। 49.7% है, अगर मैं 49.7% को 49 डिवाइडेड बाय 100 लिख देता हूं तो वो गलत तो नहीं होता? नहीं। ठीक है, सो 49 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 79, सॉरी यहाँ पे 49.7 आएगा, यहाँ पे 49 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी 49.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास 49.7% है। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 79 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 39.26 यूनिट्स। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, हमारे को इसमें दिया है 50.03%, तो इधर भी क्या हम क्या कर देंगे, इधर भी हमारे पास आएगा 50.3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 81। ठीक है, नाउ वाई 81, क्योंकि यहाँ पे
जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे हाँ जी सान्या, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. हाँ जी, सो आज सान्या आपने शायद शेड्यूल ध्यान से नहीं पढ़ा है. आज कोई लाइव क्लास नहीं है. आज आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की रिवीजन करनी है. ठीक है, और रिवीजन के लिए मैंने टिप्स भी दिए हैं. ओके, सो उन मैसेजेस को ध्यान से पढ़ो एंड अपनी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की रिवीजन करो. आप कह रहे हैं आपके पास आज कोई मैसेज नहीं पहुंचा, यानी कि आपके पास कोई फोन नहीं है. हाँ जी. ओके ओके, चलिए ठीक है. सो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर जो है उसको आपको रिवाइज करना है. ठीक है, चैप्टर को एनसीईआरटी पढ़नी है. कल का लेक्चर तो आपने लगाया है ना? हाँ, तो कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर आपको रिवाइज करना है. और रिवाइज किस तरीके से करना, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स दिए हैं. ठीक है, वो टिप्स ये है कि सबसे पहले तो आपने ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना है. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मेरी जो वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब में आपने उसमें से चेक करना. ठीक है, उसमें करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, सो अपने टाइम को सेव करने के लिए एंड एनसीईआरटी को डॉट टू डॉट पढ़ने के लिए आपने एनसीईआरटी ओपन करनी है. और हर एक पॉइंट जो है, ठीक है, हर एक टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जिनमें कि आप डाउटफुल हो, उसमें आपको उन्हें मार्क करना है. मार्क करने के बाद उस टॉपिक की वीडियो आपने यूट्यूब से ले लेनी. ठीक है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने इस चैप्टर में. ठीक है, तो वहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को खोलोगे, वहाँ पे जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनकी आप वीडियो देखोगे. वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछोगे. ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले बुक से पढ़ना है. बुक से समझ ना आए तो यूट्यूब से पढ़ना है, और यूट्यूब से भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछना है. ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा सान्या आपसे बात करके. थैंक यू. ओके, हाँ जी अनुषा, सो वापस आते हैं हम. ओके, सो यहाँ पे 50.3 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 81. अब 81 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि हमने जो एटॉमिक मास है वो देखना है, और एटॉमिक मास यहाँ पे 81 दिया गया है. ठीक है जी, सो इसलिए यहाँ पे 81 आ जाएगा. फिर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे. ठीक है, सो कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा 40.74. ठीक है, सो हमें कहा था कि एक ब्रोमीन एटम है. ठीक है, और उसके दो आइसोटोप्स हैं, और हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था. अब हमने जो 35Br79 है उसका मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, और जो 35Br81 था इसका भी हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे. एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों को प्लस किया. 39.26 प्लस 40.74, इट गिव्स यू 80 यूनिट्स. ठीक है, तो ये अभी मैं आपको करने को दूंगा खैर. ठीक है, लेकिन अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, फिर आपने ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन करना. ओके सर मुझे पूछना था, जी. अगर हम बाय चांस यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं यू तो मार्क्स कटते हैं? यू की जगह आप ग्राम लिख दो, वो भी चलेगा. हाँ, नहीं यूनिट्स. मतलब बाय चांस भूल जाओ. जी जी बिल्कुल, फिर 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे. ओके. ठीक है, जो गिवन होता है, गिवन के मार्क्स होते हैं 0.5, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं 0.5, कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं 0.5, एंड आपके यूनिट के मार्क्स होते हैं 0.5. ठीक है, तो ऐसे में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनता है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ अ सीमेंट एक्स इज 16.2 यूनिट्स. ठीक है, सो यहाँ पे हमें सीमेंट का जो मास है वो दे दिया है.
ठीक है, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे को दो छोटे छोटे कंपोनेंट्स का मास दिया हुआ था और हमें ब्रोमीन एटम जो कि एक मेन कंपोनेंट है इसका जो एटॉमिक मास है वो निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो हमारा बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, जो मेन आर्टिकल है उसका हमें मास दे दिया है विच इज 16.2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमसे पूछा व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप दैट इज 8x16 एंड 8x18, यानी कि पिछले क्वेश्चन का ये रिवर्सल है। वहां पे हमें क्या किया था, वहां पे हमें जो परसेंटेज है वो दी गई थी और हमसे मेन वाले का एटॉमिक मास पूछा था। यहाँ पे हमें मेन जो एटॉमिक मास है वो दे दिया गया है और हमारे से परसेंटेज पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, सपोज द परसेंटेज ऑफ 8x16 बी द ए, then the percentage of the 8x18 will be 100 minus a। ठीक है, सो देखो अगर हमारे पास दो चीजें, ये आपको समझ में आई कि ये क्या पूछा गया है? ये समझ आया, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि उनने ए दूसरे कैसे को ले लिया 100 और माइनस 100 करके माइनस रखा। ए कैसे लिया, या ठीक है जी। चलिए, सो मान लेते हैं हम हमारे पास ये एक वर्टिकल रॉड है, ठीक है, और हमें पता है कि ये जो वर्टिकल रॉड है, ये जो वर्टिकल रॉड है इसकी जो हाइट है वो है 100। ठीक है, मान लेते हैं। ओके, अब हमने इस जो रॉड है इसकी हमने ब्रेकिंग कर दी। ब्रेकिंग कहां से की, यहां से। ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब कोई हमारे से पूछे कि इसकी लेंथ कितनी है, ये जो ऊपर का रह गया, ठीक है, तो हमें पता है कि पूरी जो लेंथ है, जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 100 माइनस अगर हम ए कर देंगे तो हमें ऊपर वाली जो लेंथ है वो मिल जाएगी, है ना। वही चीज यहां पे की। ठीक है, सपोज द परसेंटेज ऑफ 8x16, इन्होंने क्या कहा, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी से हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ अ सीमेंट एक्स इज 16.2 यूनिट्स, यानी कि ये जो पूरी की पूरी रॉड है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16.02 यूनिट्स। ठीक है, सो इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप दिस एंड दिस। अब अगर मैं x अब अगर मैं ये फर्स्ट वाले को, इस फर्स्ट वाले को, इसको अगर मैं a मान लेता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं a मान लेता हूं, तो जो ये दूसरे वाला है, ठीक है, जो ये वाला है, इसको मैं क्या मानूंगा, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछी गई है, परसेंटेज जो होती है वो 100 में होती है ना। ठीक है, तो हमसे परसेंटेज पूछी है तो हम क्या मान लेंगे, 100 माइनस ए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये नीचे वाले को तो हमने मान लिया ए, ऊपर वाले को हमने क्या माना, 100 माइनस ए। ठीक है, तो इसको हमने फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट किस तरीके से किया, देखो अगर यहाँ पे जस्ट वेट, या सो अगर यहाँ पे हमें लिख के दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो मान लो कि जो हमारा 8x16 है वो x है, जो हमारा 8x18 है वो y है, और जो ये 100 है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 16.2 यूनिट्स, है ना। x का मास प्लस y का मास इज इक्वल टू 16.2 यूनिट्स। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, a इंटू 16 प्लस 100 माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 16.2।
ठीक है, ये 16 ऊपर एटॉमिक मास है ना, ठीक है। सो A इंटू 16 प्लस 100 माइनस A 18 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट, 16.2 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद तो हमें सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और कैलकुलेशन करके हम लोग इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हमने ए लेट कर लिया था तो ए लिख दिया, ऊपर 16 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 16 लिख दिया। ये तो हमारा हो गया इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से x। ठीक है, अब हमें 100 माइनस ए पुट करना है ना। ठीक है, ए अगर वहां पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 माइनस ए। और जैसे हमने यहाँ पे 16 के साथ मल्टीप्लाई किया है वैसे हम यहाँ पे 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशंस है और कैलकुलेशंस करके आपका जो आंसर है वो आता है 90। यहाँ पे मैंने भी जो यूनिट है वो नहीं लिखी है, यूनिट यहाँ पे आनी चाहिए थी 90 यूनिट्स। ठीक है जी, सो आप इसको जरा कर लो, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फर्स्ट आंसर दिखाया है, क्वेश्चन आपकी खुद की बुक में है। ठीक है, सो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो और ये नोट डाउन समझ के करना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, पीडीएफ मिल जाएगा, इसको समझ के करना है, सिर्फ उतारना नहीं। कीजिए, जब हो जाएगा मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा। सर हो गया।
सर डन। हाँ जी, फाइन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है इफ z इज इक्वल टू 3, ठीक है। z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो इफ z इज 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, आल्सो नेम द एलिमेंट, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,1, ठीक है। So hence a valence shell has one electron in the outermost shell, so valency of the element is 1. The element is lithium, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। composition of the nuclei of two atom species and two atom species x and y are given as this, ठीक है। प्रोटॉन्स हमें दिए हैं x के और y के, न्यूट्रॉन्स हमें दिए हैं x एंड y के। हमें बताना है गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीशीज। हमें सबसे पहले तो बताना है कि मास नंबर क्या होगा x का एंड y का। हाँ जी, बता सकते हो अनुषा? मास नंबर क्या होगा एक्स एंड वाई का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर? याद नहीं। आपने ना अच्छे से पढ़ा नहीं है जो आज मैंने आपको दिया है, इसलिए आपको पता नहीं है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये उन दो चैप्टर से रिलेटेड, ओके। आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपको पता होता। बहुत ही इजी इजी सी चीजें। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ जी, बताओ एक्स का मास नंबर। एक्स का मास नंबर 12। ठीक है जी, एंड न्यूट्रॉन का? 14। यस, ठीक है। तो अनुषा आता तो आपको है, ठीक है, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, ओके। हाँ, मैं फिर से पढ़ूंगी एक बार। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मास नंबर में और एटॉमिक मास में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। सो ये हमें मिलती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो आपने बताया कि x है 12, y है 18, इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसके बाद हमारे, सॉरी, आपने बताया 12 एंड 14, ठीक है जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन इसके बाद है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीशीज, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कितना है, क्या है? हिंट देता हूं आपको। यहाँ पे बात हो रही है कि ये दोनों आइसोटोप्स हैं या आइसोबार्स हैं। आइसोटोप्स। यस, दीज आर आइसोटोप्स। व्हाई? बिकॉज उनका वो डिफरेंट है, जैसा आपने समझाया था। ऐसे नहीं होता जैसे आपने समझाया था, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बट वो दूसरी फाइल में है, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये मैं आपको पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो आपने उसे देख लेना है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नहीं, मैं ना आपको दूसरी फाइल शेयर करता हूँ, वहां पे है ये।
हाँ जी, सो नेक्स्ट में है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। सो आपको बताना है अनुषा के कौन सी चीजें ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट बताओ। ट्रू। ओके, यू आर सेइंग कि ये ट्रू है। हाँ मुझे लगता है, जितना मुझे याद। थॉमसन का जो मॉडल है उसको आपने टेस्ट में भी बताया था, ठीक है, सो आपको अभी याद होगा। हम्म, बताओ मुझे थॉमसन का जो मॉडल है वो क्या है, क्या। सुना नहीं क्या? या आई एम लिसनिंग, बोलो। मुझे सुना नहीं, आप बीच में म्यूट हो गए। मैंने कहा कि थॉमसन का जो मॉडल है वो क्या है, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। डू यू रिमेम्बर? आपने टेस्ट में भी इसको मुझे दिया है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो पता ही होगा आपको। हाँ, या याद नहीं मुझे, अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बट यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होती हैं तो फिर वो क्वेश्चनेबल हो जाती हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया था। चलिए, सो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो जे थॉमसन है उन्होंने कहा था कि एक उनका क्रिसमस पुडिंग वाला मॉडल था जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात, सॉरी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी, वहां पे न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हुई थी। एंड जब हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, सो इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू। चलिए नेक्स्ट बताइए, बी पार्ट। ट्रू। Okay, a neutron is formed by an electron and a proton combining together. Therefore, it is neutral. It is also false. एक It's from the neutron, not electron. yeah, neutron is formed by a neutron and a proton. Yeah. No, neutron is a self No? commodity. Oh, जो अच्छा। न्यूट्रॉन होता है वो किसी से बनता नहीं है। जैसे प्रोटॉन अपना ही है, इलेक्ट्रॉन अपना ही है, वैसे ही न्यूट्रॉन भी अपना हो। ओके, वो एक हाँ, it इंडिविजुअल is। है, वो किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, यस वो न्यूट्रल होता है, ये चीज करेक्ट है, लेकिन वो हम्म। इलेक्ट्रॉन एंड ठीक। प्रोटॉन से बना होता है, ये चीज करेक्ट नहीं है। हाँ, ठीक है, सो रीजनिंग इज रॉन्ग, सो इसका आंसर इज फॉल्स। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए मुझे। मुझे आइडिया नहीं है। इतनी बार तो मैंने क्लास में बताया है अनुषा। मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हम्म, का जो मास है हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स लेस होता है। ठीक है, सो मैं कंफर्म नहीं की कि वो 2000 है या कोई और नंबर है। इट इज ट्रू। ठीक है, एंड दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर, अगर आप इसको भी भूल गए थे। एग्जैक्ट नंबर इज 1897। अभी तो मैंने वो नहीं याद कराया आपको, सिर्फ 2000 याद कराया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। अब क्योंकि आपने आज वाले चैप्टर ध्यान से, आज वाले लेक्चर्स आपने ध्यान से पढ़े नहीं है, तो ये भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आइसोटोप की बात हो रही है। ठीक है, सो इट हम्म। इज ट्रू।
ठीक है, सो आज मैंने जो भी आपको भेजा है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ जी, चलिए ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज द राइट ऑप्शन? ए। ए पार्ट एटॉमिक न्यूक्लियस। हम्म। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट एटॉमिक न्यूक्लियस, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। क्योंकि आपने ये वाला चैप्टर आज का अच्छे से नहीं पढ़ा है, आज का लेक्चर ये भी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, अब देखो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। ठीक है, सो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो द करेक्ट आंसर इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जब न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे तो मास नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहते हैं, लेकिन जो मास नंबर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। The number of valence electrons in Cl negative ions is, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है अनुषा? फ्लोरीन, मुझे टेबल याद करना पड़ेगा, मतलब दिमाग में। करो, आई एम वेटिंग। दिमाग में भूल जाएगा तो रजिस्टर पे भी लिख नहीं नहीं, सकते याद है मुझे भी, हो, रजिस्टर पे याद भी है लिख मुझे। सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आई वांट आंसर। इट इज 17। मैं लिख रही थी। या इट इज 17। सुना सकते हो मुझे? सुनाओ जरा, क्या लिख रहे थे आप? हाँ, मैं पहले वो एटॉमिक में टेबल लिख रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सुना सकते हो मुझे अभी? फिर ट्रिक सुना सकते हो, ट्रिक? हाँ, हाय हेलो, हम्म, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला सोडा और काजू कतली। या चलो, दैट्स फाइन। सो आई होप कि आप फाइंड आउट कर ही लेते कि इट इज 17। ठीक है, मैं सो कर ही लेती 17 हूँ। इज द क्लोरीन्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी पहले तो मुझे ये बताओ, 17 नंबर की। 17 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 4 4 2 8 5 2,8,7। या ठीक है, सो 2,8,7 जो है वो इसकी जो नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स Cl नेगेटिव आयन में कितने हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ पे Cl नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ पे अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लगेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7, सॉरी 2,8,7। तो वैलेंसी कितनी हुई अनुषा?
वैलेंसी कितनी हुई? 1 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे? ओ हाँ, मैं वैसे भी निकाल सकती हूँ, मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। -1 यस, -1 प्लस, हाँ सॉरी हाँ -1, ठीक है। सो वैलेंसी इज -1। अब यहाँ पे जो चीज हमें दी है वो हमें क्या दिया है? Cl नेगेटिव, ठीक है। यानी कि नेगेटिव तो इन्होंने पहले ही कर लिया है, ठीक है। यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने ऑलरेडी गेन कर लिया है, ठीक है। सो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे? पहले 7 थे, एक उनने गेन कर पहले लिया है 7 थे, एक ऑलरेडी। गेन कर लिया है, 8 8 होंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। ओके, तो जब भी Cl नेगेटिव लिखा होगा दैट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन कर लिया है। सेम वेज एक और एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं। अगर आपको दिया हो Na पॉजिटिव, ठीक है। सो Na का एटॉमिक नंबर याद है? Na सोडियम या 11 11, यस। सो इसकी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2,9 2,9 नहीं, सॉरी 9 तो होता ही नहीं है। 2,8,1 2,8,1। चलिए, मुझे बहुत खुशी है अनुषा कि आप ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से बता पा रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी नाइस, ठीक है। 2,8,1 है, ओके। सो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव लगा हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं Na पॉजिटिव में? 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, प्रेजेंट हाँ, कितने वैलेंस हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 8, यस करेक्ट, क्योंकि एक हमने ऑलरेडी लूज कर दिया है, यानी कि वो 2,8 है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर कभी भी लिखा होगा Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, तो आपने ऑलरेडी उसमें से 2 माइनस कर लेने हैं या फिर 2 प्लस कर लेने हैं, ठीक है। अगर Mg2 पॉजिटिव लिखा होगा तो 2 आपने उसमें से माइनस कर देने हैं, ठीक है। अगर 2 नेगेटिव लिखा होगा तो आपने उसमें वो प्लस कर देने हैं, क्योंकि वो गेन कर लिए, ठीक है जी। चलिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? अभी बता ही चुकी हूँ। या विच वन? डी डी, यस, 2,8,1। वैसे इतनी इजी आते नहीं है जैसे इसमें पूछे हैं ना, 2,8 8 2 सॉरी 8,2,1, इतने इजी वैसे आते नहीं है, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन विल टेक सम टाइम, ओके। तो अभी हम इस कॉल को एंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन फिर हम जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारी नेक्स्ट कॉल में करेंगे, ठीक है। सो अभी के अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, और अभी आपने इसको रीजॉइन कर लेना साथ के साथ, ठीक है। चलिए, करते हैं।